हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में करेंगे हम बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर जो हमारा पेपर 1 होता है आरंभिक स्तर पर भाषा पठन लेखन का जो विकास होता है। पेपर हमारा होता है 50 नंबर का और इसमें जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हमारे 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 15 नंबर कर लिए और अति में से 2-3 क्वेश्चन निकाल लिए तो ईजिली आपका क्लियर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी भाषा ध्वनि में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व हो। तो आपको बताना है भाषा ध्वनि की यह परिभाषा किसने दी है। माइकल वेस्ट ने, पंडित विद्यानिवास मिश्र ने, रायबर्न ने या फिर भोलानाथ तिवारी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे पास भोलानाथ तिवारी। यह परिभाषा हमारी दी थी भोलानाथ तिवारी ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। तो इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, ये देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसे आ जाए कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है तो आपको इसका आंसर दोस्तों लगाना है 12। लेकिन अगर हिंदी ना देकर वो दे दे कि स्वरों की संख्या होती है तो फिर इसका सही आंसर दोस्तों आपको लगाना है 11। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या आ जाए क्वेश्चन तो आपको 12 लगाना है। अगर हिंदी भाषा नहीं दे रखा, केवल इतना आपको दे दे कि स्वरों की संख्या होती है तो आपको बताना है 11। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझने को कहते हैं। तो जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं जब हम उनका अर्थ समझते हैं दोस्तों तो उसको हम अर्थ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ट्रिक अगर हम लगाएं, वाक्य में हमारा अर्थ दे रखा है तो आप देख लें कि इसके जो आंसर है ऑप्शन है उसमें कहाँ पे अर्थ आ रहा है। तो हमारा पहले वाला जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है अर्थत्व। तो वाक्य में जब प्रयुक्त शब्द होते हैं जब उनका अर्थ समझते हैं हम तो उसको अर्थ तत्व कहते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट, वाक्य की आवश्यकता होती है। वाक्य की आवश्यकता क्यों होती है? सार्थकता के लिए, समीपता के लिए, योग्यता के लिए या फिर सभी के लिए। तो दोस्तों तो जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसके लिए सार्थकता का होना भी ज़रूरी है, समीपता का होना भी ज़रूरी है और योग्यता का होना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास सभी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है। तो इसमें भी दोस्तों कन्फ्यूज़न होता है। अगर हमारे पास आता है कि व्यंजनों की संख्या होती है तो हमें लगाना है व्यंजनों की संख्या 33। वो ऑप्शन ऐसे ही दे देगा जैसा क्वेश्चन बनाएगा। इसमें तो इसने 33 नहीं दिया, 33, लेकिन इसके अलावा अगर वो देगा कि व्यंजनों की संख्या होती है तो 33 जरूर देगा ऑप्शन में। तो आपको लगाना है 33। इसके अलावा अगर उसने कहा कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है 47। ठीक है ना। हिंदी भाषा में अगर व्यंजनों की संख्या पूछे तो आपको 47 बताना है। लेकिन अगर उसने हिंदी भाषा नहीं दिया, केवल यह दे दिया कि व्यंजनों की संख्या होती है तो फिर आपको बताना है 33। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द सही है। ये आपको बताना है कि ये कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा सही है इनमें से। ये भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पूजनीय आपको बताना है कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ये भी 1 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। तो पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है, आपको बताना है इनमें से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूजनीय हमारा लिखा जाता है ऐसे, पै पे बड़ाऊ की मात्रा पूरा जय, नै पे बड़ी की मात्रा या। हम कई बार क्या कर देते हैं कि इसको लगाकर आ जाते हैं जो कि गलत है। तो हमारा सही है पूरा जय इसमें आता है, आधा जय नहीं आता। उसके बाद फिर ऐसे ही है, कौन सा शब्द सही है। वैयक्तिक आपको बताना है कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों हम ज़्यादातर ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये वाला करके आ जाते हैं टिक, जबकि ये हमारा गलत होता है। ठीक है ना। तो वैयक्तिक हमारा सही दोस्तों होता है, ये ऐसे लिखा जाता है हमारा वैयक्तिक। ठीक है ना। वै पे कोई मात्रा नहीं होगी। ठीक है ना। य पे 2 मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, कै पे तय के, तो ये बन जाता है वैयक्तिक। ठीक है ना दोस्तों।
फिर उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ये भी हमारा वही है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, इनके इसमें से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है। प्रार्थ्य या फिर पूजनीय। पूजनीय तो मैंने आपको बता दिया अभी ऊपर कि कैसे लिखा जाता है। पूजनीय हमारा लिखा जाता है ये ऐसे करके दोस्तों, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद चरण, फिर उसके बाद अनुगृहीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे पास अनुगृहीत, इसका सही आंसर है। पूजनीय मैंने आपको बता दिया, प्रार्थ्य इसका गलत है, चरण भी इसका गलत है, ठीक है ना। चरण हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि किस चरण में परीक्षा हुई है, ये होता है ना, ये होता है चरण। चरण कुछ नहीं होता, चरण होता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं शुद्ध वर्तनी, इसमें भी आपको यही बताना है। तो पहले हमारा आता है इच्छा, 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 इच्छा। तो आपको बताना है कि इच्छा कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे पास, ये बहुत इजी है, ये ऐसे लिखा जाता है, छोटी ई आधा छ पे आ कलटा छा, इच्छा। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है यही कि इनकार। आपको बताना कि इनकार कैसे लिखा जाता है। ये बहुत आसान है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है जब पेपर में हमारे सामने आता है। ये कुछ वर्ड डेली यूज वर्ड हैं, लेकिन जब पेपर में हमारे सामने आते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें आपको बताना है इनकार। ये हमारे पास जो है ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से दोस्तों हमारा सही होता है दोस्तों कौन से वाला, आप बताएंगे, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ जल्दी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास आता है सी, इनकार हमारा दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इनकार कैसे लिखा जाता है हमारा दोस्तों, इनकार हमारा लिखा जाता है ऐसे। तो इसका सी आंसर हमारा सही है बिल्कुल। फिर उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। व्याकरण का ज्ञान होना, रसानुभूति होना, अर्थ का ज्ञान होना, या फिर ये सब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास आता है, जब हम कविता शिक्षण करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य हमारा होता है दोस्तों रसानुभूति, यानी कि रस की अनुभूति करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा हमारा आता है कविता शिक्षण से किस भावना का विकास होता है। आपको बताना है सुंदरम, शिवम, सत्यम, या फिर सभी का। तो आपको बताना है कविता शिक्षण से किस भावना का विकास होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास आता है दोस्तों सत्यम, इसका सही आंसर है। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है सत्यम, इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजन विधि कौन सी है। कहानी है, नाटक है, निबंध है, या फिर संस्मरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है कहानी। हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजक विधि कहलाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय साहित्य में कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, या फिर रांगे राघव। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है भारतीय साहित्य कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रेमचंद को माना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है स्तरों की संख्या होती है। आपको बताना है कि स्तरों की संख्या कितनी होती है, 10, 12, 14, 16। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है स्तरों की कुल संख्या हमारी होती है 12, इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद आता है व्यंजन ध्वनियों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, तो आपको बताना है व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 41, 45, 47, 48। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है 47, ठीक है ना। हिंदी भाषा में अगर व्यंजन पूछा जाए आपसे, या फिर जो है ना व्यंजन ध्वनियों की संख्या पूछी जाए, तो आपको 47 बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अशुद्ध उच्चारण का कारण होता है शारीरिक विकार, भौगोलिक विकार, मानसिक असंतुलन। तो आपको इसका सही आंसर दोस्तों बताना है
तो जब अशुद्ध उच्चारण करते हैं उसका कारण हमारा शारीरिक विकार भी हो सकता है दोस्तों, भौगोलिक भी, मानसिक भी। तो इसका सही आंसर हमारा आता है सभी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा आता है सभी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, किंतु परंतु का शुद्ध उच्चारण है, आपको बताना है किंतु परंतु का शुद्ध उच्चारण कौन सा है हमारा। किंतु कैसे लिखा जाता है, परंतु कैसे लिखा जाता है, शुद्ध उच्चारण बताना है। पे सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। शुद्ध उच्चारण हमको इसको बताना है कि इसका शुद्ध उच्चारण क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास आता है इनमें से कोई नहीं। कौन सा है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो किंतु परंतु होता है दोस्तों हमारा, किंतु हमारा ये सही है और परंतु हमारा दोस्तों ये सही है, क्योंकि किंतु परंतु दोनों में छोटा ऊ की मात्रा लगती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है हमारा वो दोस्तों डी है, इनमें से कोई नहीं। फिर आता है च, छ, जा एवं झा वर्ण किस वर्ग की ध्वनियां हैं, आपको बताना है कि ये किस वर्ग की ध्वनियां हैं। मैंने आपको बताया था जो स्पर्श संघर्षी स्पर्श होते हैं वो उनकी संख्या हमारी कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है और कैसे लेकर पै वर्ग तक होती है। तो अब आप देख लो कि जो वर्ण दे रखे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, अनुनासिक मैंने आपको बता रखा है, सब बता रखा है। तो ये हमारे चारों दोस्तों आते हैं स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जिनकी संख्या हमारी 25 होती है कैसे लेकर पै वर्ग तक। उसके बाद आता है क, ख, ग, घ वर्णों की जो उच्चारण होता है तो कहाँ से होता है, ये भी मैंने आपको करा रखा है। दंत से हमारे तै, थे, दै, धैन होते हैं। च, छ हमारे होते हैं तालु से। होंठों से हमारे होते हैं दोस्तों पैप है। और कंठ से हमारे होते हैं कै, ख, ग, घ। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा है कंठ से कै, ख, ग, घ वर्णों का उच्चारण होता है। फिर उसके बाद आता है त्रय वर्ण का विश्लेषण सही है। त्रय वर्ण का विश्लेषण आपको बताना है सही कौन सा है। इनके आपको बताना है कि त्रय वर्ण किन अक्षरों से मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है, ये हमारा टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, अक्षय त्रय और अज्ञ का विश्लेषण। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है ए। जो त्रय होता है हमारा तय और हलंत प्लस रै प्लस और ऐसे मिलकर बना होता है। उसके बाद किस शब्द में ओंठ ध्वनियां, इनके कौन सा शब्द इसमें से होंठ के द्वारा बोला जा रहा है, पार, पास, पान या फिर पाप, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास आता है बी, पाप। क्योंकि पाप एक ऐसा वर्ड है, शब्द है कि जिसमें केवल होंठ ध्वनि का ही प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अगर हम पार बोलेंगे तो जीभ भी हमारी काम करती है, पास बोलेंगे तब भी अंदर से आवाज निकलती है। लेकिन पाप एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें होंठों का ही प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं कंठ ध्वनि का प्रयोग हुआ है। कंठ ध्वनि का प्रयोग बताना है कि किसमें। ये अगर आप बोलकर देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, एक बार देखना नहीं है, आपको बोलकर देखना है कि किसकी ध्वनि कहाँ से निकल रही है। जैसे कि मेज, दावत, कुर्सी, खड़क। तो आप खुद ही बोलकर देखें कि इनमें से किसमें कंठ का, इनके गले का प्रयोग हुआ है। जो खड़क शब्द है हमारा, इसमें दोस्तों हमारा कह का गले का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह हमारा सही है। फिर उसके बाद दै प्लस य से संयुक्त वर्ण बनता है। दै प्लस य से कौन सा संयुक्त वर्ण बनता है आपको बताना है, घ, दया, फिर घ या फिर धया। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा आता है ये। तो दै प्लस य से हमारा ये वाला घ बनता है, एक होता है ये वाला हमारा। ठीक है ना दोस्तों। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई की मात्रा का उच्चारण किस शब्द में आई जैसा होगा, आपको बताना कि आई की जो मात्रा है उसका उच्चारण किस शब्द में आई जैसा होगा। इनके वह किस शब्द में आई की तरह उच्चारण करेगा, बताओ आप। पैसा, नैया, थैला या फिर कैसा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा आता है नैया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप बाजार जाइए यह वाक्य किस प्रकार का है। तो अगर किसी वाक्य में आज्ञा दी जाए तो वह आज्ञा बोधक होता है, किसी में इच्छा प्रकट की जाए इच्छा बोधक होता है, किसी में कुछ करने से मना किया जाए तो वह निषेधार्थक होता है। तो इसमें आप बाजार जाइए तो इसमें आज्ञा दी है, तो इसीलिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है आज्ञा बोधक। फिर आता है भगवान आपको स्वस्थ रखे। जब किसी के लिए कुछ प्रार्थना की जाती है, इच्छा की जाती है, तो वह हमारा इच्छा बोधक वाक्य होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है इच्छा बोधक, क्योंकि वह इच्छा कर रहा है कि आप अच्छे हो जाएं।
भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। तो यह भी कौन सा वाक्य है दोस्तों, हमारा इच्छाबोधक वाक्य है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विश्वनाथ ने वाक्य के गुण बतलाए, यानी कि विश्वनाथ के अनुसार वाक्य के जो गुण हैं वो क्या बताया उन्होंने। योग्यता, आकांक्षी और संधि, योग्यता और आकांक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्त योग्यता, आकांक्षा और संधि जो है ना, विश्वनाथ ने वाक्य के गुण 3 बतलाए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। आनंद का पर्यायवाची कौन सा है, सहकार, स्पृहा, प्रमाद या फिर प्रमोद। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा आता है प्रमोद। फिर उसके बाद आता है इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है, पुरंदर, महेश, महिषुर, देवासुर। तो इंद्र का पर्यायवाची दोस्तों हमारा होता है पुरंदर। फिर उसके बाद आता है तरंग किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है। तो तरंग जो है हमारा वह शीन का पर्यायवाची होता है। फिर उसके बाद आता है दास किसका पर्यायवाची होता है, किन्नर, सेवक, नायक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा है सेवक हमारा दास का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का जो पर्यायवाची हमारा दोस्तों होता है इनके प्राकृतिक, इनके जो प्राकृतिक रूप से होता है उसको हम नैसर्गिक कहते हैं। फिर उसके बाद आता है उज्ज्वल का समानार्थी कौन सा है। तो उज्ज्वल का जो समानार्थी होता है दोस्तों वह हमारा होता है धवल। फिर उसके बाद आता है ऊर्जा का समानार्थी शब्द है उष्णता, तीक्ष्ण, ओज या फिर तीव्रता। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है ओज। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा आता है ओज। उसके बाद कतिपय का समानार्थी शब्द कौन सा है, अनेक, शायद, थोड़ा या फिर कुछ। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है कुछ। दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास आता है डी, कतिपय का जो समानार्थी शब्द होता है वो हमारा होता है कुछ। फिर उसके बाद होता है माहवार किसका पर्यायवाची है, महावर का, मंगलवार का, प्रतिमाह का या फिर जो है ना महवत का। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा आता है प्रतिमाह हमारा माहवार का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है शिव का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या फिर हरि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास आता है रुद्र, जो है ना शिव का हमारा पर्यायवाची होता है। देवनागरी भाषा, जो देवनागरी लिपि है वह हमारी लिखी जाती है हिंदी में, संस्कृत में या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई में नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है दोनों। जो देवनागरी लिपि है वह हमारी हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखी जाती है। उसके बाद फिर आता है वर्ण का अन्य प्रकार कौन सा होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है, अयोगवाह होता है या फिर ये सभी वर्ण के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास आता है डी, यानी कि ये सभी वर्ण के प्रकार हैं। फिर उसके बाद आता है विसर्ग का लिपि चिन्ह आपको बताना, ये मैंने आपको बता रखा है, अनुनासिक का भी बता रखा है, विसर्ग का बता रखा है। ये हमारा देखते हैं इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो विसर्ग हम जब किसी वर्ण के अंत में बिंदी लगा देते हैं दो, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग चिन्ह कहते हैं। तो इसीलिए अब आप देख लें इन ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है ए। फिर उसके बाद देखते हैं व्याकरण का अंग है वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार। तो व्याकरण का जो अंग होते हैं वो हमारे तीनों ही होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है डी। फिर आता है दंत से उच्चारित वर्ण कौन से, यानी कि दंत से जिनका उच्चारण होता है वे वर्ण कौन से होते हैं। ये मैंने आपको बता रखा, त, थ, द, ध तथा तरह, ये हमारे दंत से उच्चारित होते हैं, इसीलिए पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है। तो दोस्तों ये हमने बताया था अभी, विसर्ग का बताया था, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था जब किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लग जाती है तो उसको अनुस्वार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है सी। फिर उसके बाद देखते हैं विसर्ग का चिन्ह लगाया जाता है, विसर्ग का लिपि चिन्ह हो या फिर खाली जो है ना विसर्ग का चिन्ह हो, तो इसके लिए हम पहला सही लगाएंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद आता है आगत व्यंजन कौन सा होता है। तो आगत व्यंजन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होता है। ये मैंने आपको बता रखी है आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो आगत ध्वनियाँ दोस्तों हमारी होती हैं तीनों। तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है सभी। जय, फ और ख, ये तीनों हमारी आगत व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार शब्द कौन सा है, आपको बताना है। अनुस्वार मैंने बताया था जब किसी शब्द या वर्ण के ऊपर कोई बिंदी लग जाती है तो उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास आता है डी, क्योंकि इन तीनों में ही हमारे पास अंक की बिंदी लगी हुई है, तो इसीलिए यह हमारे सभी सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नुक्ता है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द हमारा नुक्ता है। फकीर, जोर या फिर तूफान। तो नुक्ता से मतलब होता है दोस्तों, ये इन्होंने यहाँ पर जो है ना उर्दू का वर्ड दिया, उर्दू में कहते हैं जब नीचे ऐसे बिंदी लगा देते हैं ये, तो इसको नुक्ता कहते हैं। तो इसीलिए इन तीनों के नीचे ये लगा हुआ है नुक्ता। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है डी। डी इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है 20 को कहते हैं। 20 को क्या कहते हैं दोस्तों? 2 दाइयाँ कहते हैं, 10 इकाइयाँ कहते हैं, 1 दाई कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, तो दोस्तों 20 को हम कहते हैं 2 दाइयाँ। फिर उसके बाद आता है 1 दाई प्लस 7 इकाइयाँ कितने होते हैं? 16 होते हैं, 17 होते हैं, 18 होते हैं, या फिर 19 होते हैं। तो आपको बताना है जब 1 दाई होती है और प्लस 7 इकाई होती है तो दोस्तों हमारे पास ये कितना बन जाएगा? तो दोस्तों ये हमारे पास 17 बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी इस साइड राइट साइड हमारी क्या होती है? इकाई होती है। फिर उसके बाद हमारी क्या होती है? दाई होती है। जैसे कोई संख्या लिखी होती है हमारे पास, ये 18 है, तो हमें इधर से इसको काउंट करते हैं इकाई, फिर उसके बाद इसको करते हैं हम दाई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यह हमारा मिलकर क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो यह हमारा जब 1 दाई होगी और 7 इकाई होगी तो यह दोनों मिलकर हमारे 17 बन जाएंगे। फिर उसके बाद 10 के 10 समूह मिलकर बनाते हैं दोस्तों 20 बनाते हैं, 50 बनाते हैं, 100 बनाते हैं, या फिर 120 बनाते हैं। तो जब दोस्तों हम 10 और 10 को मिलाते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं? तो जब 10 और 10 के समूह बनाते हैं दोस्तों तो वह हमारे बन जाते हैं 100। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है, जैसे कि यहाँ पर करके दिखाती हूँ, जब 10 को और 10 के समूह बनाएंगे हम ऐसे करके, तो दोस्तों हम कैसे बनाएंगे? ऐसे करके ऐसे कर देंगे इसको। तो 10 और 10 का जब समूह बनाएंगे 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? हमारे पास 10 दाम हमारा 100 होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह होता है सही। फिर उसके बाद आता है 37 में है 3 दाइयाँ, 7 इकाइयाँ, 30 इकाइयाँ, या फिर 7 इकाइयाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 37 में क्या है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास 3 दाइयाँ और 7 इकाई है। कितनी है हमारे पास दोस्तों? इसमें 3 दाइयाँ और क्या है हमारे पास? 7 इकाई है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास है, क्योंकि कैसे है सही है अब ये भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 7 हमारे पास इसमें क्या है दोस्तों? इकाई है, और 3 हमारे पास क्या है? दाई है, और यही इसने क्या पूछा है इसमें आंसर में, तो इसीलिए पहला आंसर इसका सही है। फिर उसके बाद कम के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? आपको बताना है कि कम के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो आप दोस्तों जानते हैं कि कम के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो कम के लिए हमारे पास ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। फिर उसके बाद अधिक के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इसका अपोजिट कर दे कि अधिक के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों। तो अधिक के लिए हमारे पास ये वाला इधर वाला चिन्ह लगाया जाता है, और कम के लिए हमारे पास ये वाला चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है बारात के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है, सॉरी बारात नहीं, बराबर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। आई एम सॉरी इसके लिए। तो बराबर के लिए आप जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे इसमें से, ठीक है ना। तो बराबर के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों ये वाला चिन्ह, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जोड़ का अर्थ क्या होता है? एकत्रित करना, बराबर करना, निकालना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास होता है एकत्रित करना। जोड़ का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। जोड़ का चिन्ह कौन सा होता है? तो दोस्तों बहुत आसान है, जोड़ का चिन्ह हमारे पास ये होता है। फिर उसके बाद आता है जिन संख्याओं को जोड़ा जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन संख्याओं को जोड़ा जाता है दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? तो जोड़ने वाली संख्याओं को दोस्तों योग मत कर देना, कभी भी इनको योज्य कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक योज्यों को जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो दोस्तों वह हमारा योगफल कहलाता है। फिर उसके बाद आता है घटाव का क्या अर्थ होता है? निकालना, घटा, वियोज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है हमारे पास घटाव का अर्थ होता है दोस्तों हमारे पास निकालना, ठीक है ना।
घटाव का अर्थ होता है निकालना। जैसे कि 10 आदमियों में से 4 आदमी घटाने हैं हमें, तो घटाने का मतलब है 10 में से 4 को हम निकाल देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। घटाव का चिन्ह कौन सा होता है? तो दोस्तों बहुत आसान है, तो घटाव का चिन्ह हमारा ये होता है। मोनू ने पहले घंटे में 18 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 22 किलोमीटर दूरी तय की, तो उसने 2 घंटों में कितनी दूरी तय की आपको बताना है। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाने की जरूरत है। इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास आता है, बताइए बताइए, आप ही बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास होगा 40 किलोमीटर, ठीक है। इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास क्या होगा? 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, गुरप्रीत के पास 70 पेन थे, 50 पेन अपने मित्रों को बांट दिए, उसके पास कितने पेन बचे? 20। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये। जब गुरप्रीत ने जो है ना के पास 70 पेन थे और 58 जो पेन है उसने अपने मित्रों को बांट दी, तो उसके पास कितने बचे दोस्तों आपको बताना है। तो इसमें से माइनस कर देना आपको, ठीक है ना। तो गुरप्रीत के पास जो है ना हमारे दोस्तों बचे हैं 12 पेन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये पेपर 1 के जो MCQs थे हमने 2 पार्ट में ये आपके करा दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।